एमपी अजब है। एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की टैगलाइन के हिसाब से मध्य प्रदेश अजब हो या ना हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत जरूर अजब है। ये बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने राज्य के लिए कह रहे हैं। इससे इतर दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है, ये भी कोई नहीं जानता। फडणवीस ने कहा कि नतीजों के बाद पता चलेगा कौन सा दल किधर जाएगा। इस बयान के भी अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिना आधिकारिक पुष्टि के चल रही अटकलों की बात करें तो महाराष्ट्र में वोटिंग और नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर दो सीन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि उद्धव सेना बीजेपी को एक बार फिर बड़ा भाईजान मान सकती है, तो दूसरी ओर एक कद्दावर सियासी रणनीतिकार भतीजा महाराष्ट्र के सियासी चाणक्य और अपने चाचा के दिल में दोबारा जगह बनाकर बैठ सकते हैं। हालांकि अंदर खाने ऐसी बातों को बिना सिर पैर की कयासबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी कहीं दूर दूर तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही खुलेआम ऐसा कह सकते हैं। महाअघाड़ी हो या फिर महायुति, उसके दिग्गज नेताओं से इतर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अजीत पवार की हो रही है। उनके पास से सबसे मजेदार और रोचक खबरें सामने आ रही है। चुनावी वोटिंग से ठीक पहले अडानी का नाम लेकर उन्होंने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वो लगातार अपने इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। अजित पवार ने जब चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया तो ना सिर्फ विधायकों बल्कि एनसीपी का नाम और सिंबल भी अपने साथ ले गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद वो विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के संभावित नतीजों को लेकर एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पार्टी के दमदार प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक उनसे पूछा गया कि क्या आपने हाल ही में 2019 की एक मीटिंग का खुलासा किया, क्या रणनीति थी, पहले कहाँ अडानी नहीं थे, बैठक हुई लेकिन वो शामिल नहीं हुए, जबकि शरद पवार ने मौजूदगी की पुष्टि की है। यूटर्न शरद पवार को जवाब देने आना पड़ा। इसके जवाब में अजीत पवार ने कहा कि यूटर्न का सवाल ही नहीं है, ये सच है बैठक हुई लेकिन अडानी नहीं थे। सरकार गठन के लिए दिल्ली में कई मुलाकातें हुई थी, जिनमें मैं, प्रफुल्ल पटेल, कुछ और लोग भी थे। पवार साहब के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो महाराष्ट्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों से मिलते रहते हैं। दूसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, सबसे अच्छा आपको इनमें से कौन सा लगा, इसके जवाब में अजीत पवार ने कहा कि आज हम गठबंधन की राजनीति के युग में हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर किसी एक पार्टी की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। मेरी राय में विलास राव देशमुख सबसे अच्छे सीएम थे। उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की रणनीति विकसित की थी। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएम पद की रेस में हैं और विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने जवाब दिया कि महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, उसके लिए 175 का आंकड़ा पार करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मैं रेस में नहीं हूं, नतीजे आने के बाद महायुति विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पिछले दिनों इंटरव्यू में खुलासा कर दिया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार गठन को लेकर भाजपा और शिवसेना में खटास पैदा हो गई थी तो एनसीपी ने भाजपा के साथ साझा सरकार बनाने के फॉर्मूले पर सहमति जताई थी। अभी तक लोगों को यही पता था कि रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। बाद में शरद पवार ने खेल बिगाड़ दिया। नतीजतन अजीत और फडणवीस दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह शरद पवार ने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार बनवा कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ 12 नवंबर को अजीत पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे रैली के मंच पर बात करते हुए एक साथ देखा गया था, लेकिन 14 नवंबर की मुंबई की रैली में ये सीन नदारद रहा और इस 48 घंटे के अंदर जो भी कुछ हुआ वही अजीत पवार के मोदी की रैली से दूरी बनाने की वजह हो सकती है।
महायुति के बैनर तले अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही आरपीआई, युवा स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और जनसुराज पक्ष भी महायुति का हिस्सा है, जो एक एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार का रुख देखकर तो साफ लग रहा था कि वो अपने वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। एनसीपी के वोटर मुस्लिम और क्रिश्चियन रहे हैं और बीजेपी के साथ होने पर अजित पवार का उनको वोट नहीं मिलने वाला है। अजित पवार को साथ लेने से बीजेपी का भी वोटर नाराज है। ऐसे में तो एक ही उपाय बच रहा था, अपना अपना एजेंडा आगे बढ़ाओ। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अजित पवार ने विरोध करके अपना एजेंडा सामने रख दिया। ऐसे में वोटर के लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि अजित पवार अपनी तरफ से बीजेपी से दूरी बना रहे हैं या फिर बीजेपी ने ऐसा करने के लिए उन्हें उकसाया है या फिर ये किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हो रहा है। धाकड़ बयानों और ताबड़तोड़ जवाबों को जानकर ये लगता है कि अजित पवार को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन उन्हें कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता। अजित पवार के इस इंटरव्यू पर और उनके इन तमाम खुलासों पर और साथ ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि इस बार किसकी सरकार सत्ता में आएगी, आपकी इस पूरे मसले पर जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।